हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हम आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। चैप्टर नंबर 5 से पहले हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। उसके अंदर मैंने आपको जॉब एनालिसिस करना सिखाया था, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें सीखी थी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उस काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड होता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो आपके जो वर्कर है उससे रिलेटेड होता है। भाई उसमें क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सब हमने पढ़ा था। अब उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। चलिए, हमने जॉब का डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया, जॉब का स्पेसिफिकेशन भी तैयार कर लिया, काम क्या करना है और किसको करना है अब ये तैयार तो कर लिया, लेकिन अब काम करवाना भी तो पड़ेगा, और काम करवाने के लिए बंदों को जॉब पे रखना भी तो पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो उसमें दो पॉइंट हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस यहाँ से चालू होती है कि आप काम करने के लिए लोगों को हायर करो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले लोगों को बताना पड़ेगा ना, है ना। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पड़ेगी ना, और उनको इस तरीके से चीज़ें बतानी पड़ेगी ना कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें, वो अट्रैक्ट हो उस जॉब की तरह। तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर होता है। और जब कोई अट्रैक्ट हो जाता है, अप्लाई कर देता है उस जॉब के लिए, फिर उसको जो सेलेक्ट करना होता है अपने काम के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आता है। तो यही है पूरा मोटा मोटी चैप्टर। आइए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है क्या ये? तो देखिए, सबसे पहले ये सिलेक्शन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से बढ़ाता हूँ रिक्रूटमेंट क्या है, क्योंकि सिलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट होगा ना। पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा। पहले इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि कैंडिडेट जो है इस जॉब के प्रति अट्रैक्ट होकर अप्लाई करे। फिर उनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स में से कोई हम कुछ कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा, फिर सेकेंड नंबर क्या आएगा, सिलेक्शन आएगा। तो देखिए, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, रिक्रूटमेंट क्या प्रोसेस है, प्रोसीडिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति क्वालिफाई हैं किसी काम को करने के लिए, वो हमारे इस काम को करने के लिए अप्लाई करें। अप्लाई फॉर एन ओपन पोजीशन इन द कंपनी, वो कंपनी में अप्लाई करें इसके लिए जो भी आप करोगे, ताकि लोग इस जॉब के लिए, आपको काम करने के लिए अप्लाई करें कि हाँ भाई हम तैयार हैं आपकी इस जॉब को करने के लिए। तो उसके लिए जो कुछ भी आएगा, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे आप किसी भी तरीके से सर्कुलर इशू करते हो, नोटिफिकेशन निकालते हो, बहुत सारे तरीके हम आगे देखेंगे। इंटरनली और एक्सटर्नली जो है आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। और जब बंदे अप्लाई कर लेते हैं, फिर उनमें से कुछ को सेलेक्ट करना, वो सिलेक्शन के अंदर आता है। तो ऊपर यही लिखा हुआ, सिलेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड चूजिंग, चूज करना मोस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट फॉर अ पोजीशन। किसी एक पोजीशन के लिए जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है उसको हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। तो दो प्रोसेस हो गई, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दोनों साथ साथ में चलती है। आइए सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? अचीव द गोल और परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल नीडेड, देखो भाई, अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी गोल्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर बिजनेस का, और बिजनेसेस के अधिकतर गोल जो है प्रॉफिट कमाना होता है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी गोल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उस गोल को पूरा करें, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेल बढ़ानी है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी, पीपल नीडेड टू बी रिक्रूट विद रिक्विजिट स्किल। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनको भर्ती करना पड़ेगा, और उनके पास वो स्किल होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो वो उस काम को कर सके उससे रिलेटेड। तो ये जो पूरा काम है, ये कॉन्सेप्ट आता है आपका रिक्रूटमेंट का। अब ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस क्या, लोकेटिंग और एंकरेजिंग, ढूंढना ऐसे लोगों को जो हमारा ये काम कर सकते हैं, जिनके पास में हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन हमने तैयार किया है, जॉब एनालिसिस हमने तैयार किया है, उस हिसाब से ये बंदा फिट बैठे और हमारे काम को कर ले। ऐसे बंदों को ढूंढना, उनको एंकरेज करना, उनको एंकरेज करना कि वो हमारे इस जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। ये एग्जिस्टिंग हो सकते हैं या फिर नई जॉब के लिए भी हो सकते हैं। ओके, तो एंकरेज करना कि वो बंदे अप्लाई करें, ऐसे बंदों को ढूंढना रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। इन्फॉर्मेशन पहुंचाना रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। आइए कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। फीचर्स यहाँ पर 6 दे रखे हैं, इसमें मैंने कुछ देखो हाईलाइट कर रखे हैं। आप ये वो याद करोगे तो आपको ये फीचर्स याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्या है, किसके फीचर है, रिक्रूटमेंट के फीचर है। फर्स्ट है अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज,
रिक्रूटमेंट कोई एक एक्टिविटी नहीं है, कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटीज की एक पूरी की पूरी सीरीज है। ओके जी। सेकंड आता है लिंकिंग एक्टिविटीज। ये लिंकिंग एक्टिविटीज है, जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर दोनों को लिंक करती है, यानी कि कंपनी को, क्योंकि कंपनी को लोग चाहिए और बहुत सारे लोग हैं उनको काम चाहिए, तो उनको लिंक कर देती है, तो इसलिए लिंकिंग एक्टिविटी है। ओके सर। थर्ड नंबर क्या, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, ना कि सिंगल एक्टिविटी है, ना सिंगल इवेंट है। रिक्रूटमेंट जो है लिंकिंग एक्टिविटी है। ओके, जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर दोनों को लिंक करती है। थर्ड, रिक्रूटमेंट अ पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन कैसे हैं? रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनके पास में वो स्किल, वो एक्सपीरियंस है जो वो हमारा काम कर सके, जिनको हम भर्ती करेंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव फंक्शन है, ऐसे लोगों को ढूंढना। ओके, ठीक है, तो ये पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, एलिजिबल पर्सन जो है फ्रॉम विच मोस्ट सुटेबल वन कैन बी सेलेक्टेड। ओके, आगे जाके फिर रिक्रूटमेंट के बाद में फिर सेलेक्ट भी तो होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, रिक्रूटमेंट इज अ परिवेसिव फंक्शन। अब परिवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के अंदर लोगों को भर्ती तो करना पड़ेगा ना, लोग तो चाहिए ना। मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मशीन, जो 5 रिसोर्सेज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन सा? मैन, क्योंकि वही अदर रिसोर्सेज को क्या करता है, अदर रिसोर्सेज को चलाता है, अदर रिसोर्सेज को ऑपरेट करता है। सो मैन की ज़रूरत तो होगी। ओके जी, तो ये एक परिवेसिव फंक्शन है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट क्या था? एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है। सेकंड था लिंकिंग एक्टिविटी है। थर्ड है पॉजिटिव फंक्शन, और पी से है, अगला भी पी है, परिवेसिव। तो पॉजिटिव फिर परिवेसिव, टू वे प्रोसेस है। इट टेक रिक्रूटर एंड रिक्रूटर्स। ओके, मतलब दोनों है ना, एक दोनों प्रोसेस है। वो फर्स्ट वाला है ना, ये वाला पॉइंट है, लिंकिंग एक्टिविटी है ना, तो दोनों प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक जना जॉब प्रोवाइड कराने वाला, एक ढूंढने वाला है, तो दो एस्पेक्ट है इसके। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है। ये जो है रिक्रूटमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि रिक्रूट करने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ों को जो है स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इमेज क्या है, नेचर क्या है जॉब का जो आप ऑफर कर रहे हो, यानी कि पूरा जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, ये बताना पड़ेगा आपको। लेबर लॉ क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है लेबर को हायर करने के लिए, पास रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए फिर ही रिक्रूटमेंट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक कॉम्प्लेक्स जॉब है, या मतलब एक कॉम्प्लेक्स काम है ये। ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट HR डिपार्टमेंट करता है ना, तो उनके लिए आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स, इजी नहीं है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट सीरीज एक्टिविटी है, लिंकिंग एक्टिविटी है, पॉजिटिव है, परिवेसिव है, और टू वे प्रोसेस है, और कॉम्प्लेक्स है। तो आपको अब ये याद हो जाएंगे आई थिंक, क्या है ये फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स। और आगे चलते हैं, अब करते हैं भैया रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या है। जैसे बिजनेस के सोर्सेज होते हैं ना, ऐसे रिक्रूटमेंट में भी सोर्सेज होंगे ना। जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉइज़ को आप हायर करना चाहते हैं वो कहाँ से आएंगे? दो जगह से आते हैं, इंटरनली और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या हो गया, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं, जो पहले से मौजूद हैं, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ, उनको आप या तो प्रमोट कर सकते हैं या इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ कमी है ना। गवर्नमेंट अधिकतर ऐसे ही करती है ना, टाइम पे वैकेंसी जब नहीं निकलती है, जैसे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बहुत होता है, हर वक्त टीचर की कमी लगी रहती है। ठीक है, अब कहीं पर ज़्यादा स्टूडेंट है, किसी स्कूल के अंदर एडमिशन ज़्यादा हो गए, तो फिर वो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, इधर से उधर भेजती है, इधर से उधर। सिर्फ स्कूल का नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों की कमी होती है तो प्रमोशन कर दिया जाता है, ताकि हायर लेवल पे जो है लोगों की कमी है, हायर मैनेजर्स वगैरह की जैसे पोजीशन अच्छी खासी होती है ना, पूरी हैरिची बनी होती है, तो हायर लेवल के जो लोग चाहिए तो उनको कैसे भर्ती करें। तो भर्ती पूरी प्रोसेस निकालने से अच्छा है जो नीचे हैं उनको प्रमोट करके ऊपर ला दो, उससे ऊपर ऐसे है ना, तो इस तरीके से पूर्ति की जाती है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इधर उधर से, तो ये इंटरनली हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके खुद के कुछ प्रोज हैं, कौन से, लेकिन इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाता है और बहुत जगह किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आप न्यू जो कैंडिडेट है उनको आप जो है एग्जिस्टिंग को नहीं लेते, न्यू को लेते, न्यू टैलेंट, न्यू स्किल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। तो अपने अपने इनके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, या कोई एम्प्लॉय रेफरल कर देता है या जॉब पोस्टिंग कर दी जाती है, ये आता है।
एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर कैजुअल कॉलर्स के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के जरिए, कैंपस रिक्वायरमेंट के जरिए, रिक्रूटमेंट के जरिए आप जो है भर्ती कर सकते हो। आइए हम एक एक करके समझते हैं, ऐसा शॉर्ट में नहीं समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज आपको समझ में तो आ गया। अब इसके अंदर फर्स्ट नंबर आता है प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो आपके पहले से एम्प्लॉय है, हाँ, उनको आप कैसे कर सकते हैं, जो कमी है जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ कैसे भेज सकते हैं। तो परमानेंट, टेम्परेरी एंड कैजुअल एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑन द पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर गुड सोर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं ऑलरेडी, पहले से एग्जिस्टिंग, वर्तमान में, ओके, पहले से कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो परमानेंट होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी और एक होते हैं कैजुअल। देखो परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल, तीनों अलग है। परमानेंट हुआ है जिनको परमानेंट आपने जॉब दे दी गई है, परमानेंट, ओके, जैसे गवर्नमेंट के अंदर होता है। और जो टेम्परेरी और कैजुअल कौन से होते हैं? जिनको आपने हायर कर रखा है कुछ टाइम के लिए। अब आपको लग रहा है नहीं, इनको भी परमानेंट कर देते हैं। होता है ना कई बार कि उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लगी थी, बाद में परमानेंट हो गए। पहले बहुत होता था पुराने टाइम में। ऐसे ही आपको लग रहा था कि ये टेम्परेरी है, लेकिन अब आपको लग रहा है ये काम सीख गया है, इसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी भी है, नॉलेज भी है, तो क्यों ना नया भर्ती करने से अच्छा है जो ये टेम्परेरी है, कैजुअल है, इसको ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसका ही पोजीशन चेंज करके इसको ही परमानेंट कर दिया जाए। तो इस तरीके से, ओके जी। इसमें आता है सबसे पहले ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इज चेंज ऑन जॉब असाइनमेंट। इसमें जॉब का जो काम है, असाइनमेंट है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र के भी खुद अपने अपने बेनिफिट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसफ़र में क्या क्या आती है? तो सर हम कर क्या रहे हैं? देखो हम कर रहे हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल में फर्स्ट क्या था? प्रेजेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट क्या था बेटा? प्रेजेंट एम्प्लॉय। अब प्रेजेंट एम्प्लॉय के अंदर फर्स्ट क्या है? ट्रांसफ़र। तो ए है प्रेजेंट एम्प्लॉय, उसके अंदर फर्स्ट है ट्रांसफ़र। मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। फिर सेकंड नंबर क्या है? प्रमोशन। फिर थर्ड नंबर क्या है? डिमोशन। थर्ड नंबर 3। तो ए पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट्स है। ए पॉइंट में कितने? 3। प्रेजेंट एम्प्लॉयज के अंदर क्या है? ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, डिमोशन है, ठीक है। ए पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट है। फिर उसके आगे बी, सी, डी और आ जाएगा, कंटिन्यू चलेगा, ओके। तो जी प्रेजेंट एम्प्लॉय में फर्स्ट आता है ट्रांसफ़र, यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब असाइनमेंट चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र के भी अपने अपने बेनिफिट्स हैं और ट्रांसफ़र के अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट आती है इंप्रूव एम्प्लॉय स्किल्स। एम्प्लॉय की जो स्किल है इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो नया काम सीखता है, नई स्किल सीखता है। और रिड्यूस होता है बोर्डम, मतलब उदासी जो होती है, एक ही काम को बार बार कर करके उदास हो जाता है ना आदमी, कि सुबह से जाना है, वही काम करना है, रिपीटेटिव, तो वो भी खत्म हो जाती है, नया कुछ सीखने को मिलता है, ओके। इसके अलावा रेमेडी फॉल्टी प्लेसमेंट डिसीजन जो है वो उसका भी फायदा मिलता है। स्टेबलाइज चेंजिंग वर्क रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है तो अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस उसको मिलता है। और इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, इससे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होता है, मोरल भी इंप्रूव होता है। इम्प्रूव एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप भी क्या होता है? अच्छा होता है, इंप्रूव होता है। प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। इनकन्वीनियंट टू एम्प्लॉय हु अदरवाइज डू नॉट वांट टू मूव। कुछ लोग होते हैं ना, वो मूव होना ही नहीं चाहते, कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते, वो अपने काम में खुश हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एम्प्लॉयज में और मे नॉट बी फिट न्यू लोकेशन, हो सकता है नई लोकेशन पे वो फिट नहीं हो रहे, नए डिपार्टमेंट में फिट नहीं हो रहे, नए काम में वो फिट नहीं हो रहे। शिफ्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस हैंड में अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, इससे उनके काम की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ सकती है। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रांसफर में अफेक्ट एम्प्लॉयज मॉरल, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो एम्प्लॉयज़ का मॉरल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो ट्रांसफ़र के भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन हम फर्स्ट कर रहे हैं प्रेजेंट एम्प्लॉय। उसके अंदर फर्स्ट ए पॉइंट प्रेजेंट एम्प्लॉय चल रहा है, इंटरनल सोर्सेज के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉय, उसमें फर्स्ट चल रहा है ट्रांसफर। उसके अंदर सेकंड आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन तो आपने सुना ही होगा, एक जॉब से दूसरी जॉब में क्या कर दिया जाता है? प्रमोट कर दिया जाता है। और जब प्रमोट करते हैं ना तो उसके साथ साथ में अच्छी और पावर मिलती है, इसके आपका पे स्केल भी बढ़ जाता है, यानी कि पैसा भी मिलता है, बोनस मिलता है, सैलरी बढ़ जाती है, रेम्यूनरेशन अच्छा मिलने लग जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और सेकंड नंबर आता है इसके अंदर आपका डिमोशन। डिमोशन के अंदर क्या होता है? जब भी कंपनी को रिट्रेचमेंट करना होता है, मतलब छटनी करनी होती है ना, एम्प्लॉयज़ को निकालना होता है, तब डिमोशन किया जाता है। इससे क्या होगा? जो आपकी पोस्ट है उससे नीचे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इससे आपकी सैलरी रेम्यूनरेशन जो है वो कम हो जाता है। तो ये भी तरीके हैं यहाँ पर आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है उसको रिक्रूट करने के, यानी कि इंटरनल सोर्सेज के अंदर। तो प्रेजेंट एम्प्लॉय के अंदर हमने कितने देखे? 3, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन, ओके ठीक। नेक्स्ट आता है आपका जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग, देखो जॉब पोस्टिंग क्या है? बी नंबर,
जॉब पोस्टिंग इज द अनदर वे ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर ही इंटरनल सोर्सेज के अंदर ही जॉब पोस्टिंग द्वारा आप हायर कर सकते हो। कैसे? इन दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश जॉब ओपनिंग एंड बुलेटिन बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सिमिलर आउटलेट्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एडवर्टाइज कर दिया कि भैया आप लोग इतने सारे एम्प्लॉयज़ हो, इस जॉब के लिए हमको आपको ट्रांसफ़र करना है या आप में से को सेलेक्ट करना है, तो जो जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर दो। लेकिन इंटरनली होता है, बाहर वालों को पता नहीं चलता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ रेफरल। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ रेफरल मीन यूजिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट टू लोकेट जॉब अपॉर्चुनिटी। इट इज़ अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ करंट एम्प्लॉय। जो करंट एम्प्लॉय है ना, वो रिकमेंडेड कर देता है, भैया ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, इसको रख लो, ये आपका काम कर लेगा। तो करंट एम्प्लॉय जो है वो अगर किसी को रेफर कर देता है किसी दूसरे एम्प्लॉय को, तो ये भी एक तरीका हो सकता है इंटरनली रिक्रूटमेंट का, क्योंकि वो रेफर कर रहा है किसी को, क्योंकि वो उस एम्प्लॉय पे हम विश्वास करते हैं, वो एम्प्लॉय किसी और पे कर रहा है, उसको हमको रेफर कर रहा है हमारे पास में, है ना। ओके, तो रेफरल द्वारा भी जो है इंटरनली रिक्रूटमेंट की जा सकती है। ओके, ठीक। तो ये 3 पॉइंट थे, लेकिन फर्स्ट के अंदर भी 3 पॉइंट थे। तो ये हो गया आपका इंटरनल सोर्सेज। अब इंटरनल के अंदर जो है यहाँ पर मेरिट्स क्या क्या है और डीमेरिट्स क्या क्या है। इंटरनल की मेरिट्स ये कि इकोनॉमिकली है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। अगर आप बाहर से करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है एग्ज़ाम हो सकता है कंडक्ट करना पड़े, या फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यूज़ वगैरह हैंडल करने पड़े, तो एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इंटरनल से करते हैं ना, एक्सटर्नल बहुत एक्सपेंसिव होता है, इंटरनल क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, सूटेबल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो एम्प्लॉय को हम रख रहे हैं ना, वो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो कैसे हैं उनके बारे में हम डिटेल में अच्छे से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट रिलायबल भी होता है, उन पे विश्वास कर सकते हैं। ओके, और सेटिस्फाइंग भी होता है, इससे हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है। लेकिन कुछ डीमेरिट्स है, लिमिटेड चॉइस। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, तो हमारे पास चॉइस भी लिमिटेड होती है कि किसको सेलेक्ट करें। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो अलग अलग लोग आपस में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके अंदर थोड़ा सा अविश्वास की भावना आ जाए कि इसको रख लिया, मेरे को नहीं लग गया। इन एफिशिएंसी भी हो सकती है उनके पास में, हो सकता है नई स्किल ही नहीं हो, है ना, वो भी हो सकता है। बोर्न ऑफ कंटेंशन, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, वाद विवाद भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में नाराज़गी भी हो सकती है ना, कि इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, इस तरीके से। ओके, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का आपको मतलब पता है, ये बाहर से भर्ती करेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक इजीएस्ट मेथड है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, अच्छा नाम है इसका। डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री गेट पे जो है, बाहर, फैक्ट्री के अंदर नहीं, फैक्ट्री के बाहर गेट पे एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, भैया इतने इतने लोग चाहिए और इतने दिन के लिए इतना पैसा मिलेगा, बस सीधा भर्ती कर लिया। ओके, तो ये जो है कैजुअल जो वैकेंसीज होती है उसको फिल करने में काम आता है। कैजुअल मतलब आकस्मिक, एकदम से हमको चाहिए कुछ टाइम के लिए, परमानेंट के लिए नहीं होता है। ओके, और जो लो लेवल की वर्कर्स जो होते हैं ना, उनके लिए ये होता है, लेबर्स के लिए होता है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड नंबर आता है कैजुअल कॉलर्स और अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन। इसका मतलब ये होता है, पहले कभी हमने भर्ती निकाली थी, उस टाइम हमारे पास में जो है बहुत सारे उस समय फॉर्म आए थे, एप्लीकेशंस आई थी, उनमें से कुछ को हमने सेलेक्ट कर दिया था, बाकी एप्लीकेशन अभी भी हमारे पास में पड़ी है और अब हमको ज़रूरत है, तो वो जो एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आके पड़ी हुई है, उनसे हम कांटेक्ट करके उनको भर्ती कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है थर्ड, मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मीडिया एडवर्टाइजमेंट जो है अधिकतर न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर दिया जाता है। ओके, और ये जो है इंडस्ट्री के अंदर जो एक अच्छी पोजीशन वाले, हायर पोजीशन वाले जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनको रिक्रूट करने के लिए, उनको सेलेक्ट करने के लिए जो है मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। इनका सैलरी पैकेज वगैरह भी अच्छा खासा होता है और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस भी दिया करना ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, यानी कि बहुत सारी एजेंसी ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट सेक्टर एजेंसी भी है जो जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को कनेक्ट करती है, यानी कि बीच में काम करती है। तो हम ऐसी एजेंसी के पास जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं भाई इस तरीके के ये डिस्क्रिप्शन या ये स्पेसिफिकेशन के लोग हमको चाहिए, जॉब एनालिसिस करके दे सकते हैं, फिर वो जो है हमको लोगों को हमारे पास भेज सकते हैं। तो आप एजेंसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, एजेंसी भी, और उसके बदले में वो कुछ कमीशन हमसे लेते हैं, कुछ पैसा चार्ज करते हैं, फी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। ये क्या होता है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स होती है, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सन। देखो बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं जिनका नाम क्या होता है? हेड हंटर्स होते हैं, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। तो ये इनके पास में वो टेक्नोलॉजी होती है, वो नॉलेज होता है, उस नॉलेज के बेसिस पर वो राइट पर्सन को हमारे पास में भेजते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी, मतलब एडवाइजेबल होता है ये, ठीक है।
ओके, ये दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट। मिडिल लेवल और टॉप लेवल को भर्ती करना है तो हमें इन्हें हेड हंटर्स का जो है यूज करना चाहिए एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड कैंपर रिक्वायरमेंट। बहुत सारे आप ऐसे कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्लेसमेंट देते हैं। तो प्लेसमेंट ऐसे ही तो होता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोलैप्स करती हैं और फिर जब उनके फाइनल रिजल्ट आते हैं तब वहाँ जाते हैं और उन्हीं बच्चों का वहीं पर इंटरव्यू लेती है। बहुत सारी बिजनेसेस कंपनीज वहाँ जाती है और रिक्रूट कर लेती है उनको अच्छा पैकेज दे करके। ओके, तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन एंड रेफरल। हमारे जो एम्प्लॉय है, मैनेजर्स हैं, वो खुद ही किसी एम्प्लॉय, किसी और इंडिविजुअल को या किसी बंदे को जो है क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी हम भर्ती कर सकते हैं। रिकमेंडेशन एंड रेफरल प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाया जा सकता है, एक्सटर्नल के लिए भी और इंटरनल के लिए भी। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर बहुत सारे कैजुअल लेबर्स चाहिए ना, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके अंदर ये अच्छा है। आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, यानी कि एक ऐसा ठेकेदार होता है जिसके पास में बहुत सारी वर्क फोर्स है लेबर की। अगर हम जाके डायरेक्ट उससे मिलेंगे तो वो दूसरे दिन ही 400-500 लोगों को लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये इमरजेंसी के अंदर ये बहुत काम आता है, कैजुअल वैकेंसी के अंदर काम आता है। अगला है आपका टेलीकास्टिंग। ये मतलब टीवी पे ऐड देना। आजकल टीवी पे तो नहीं होता है, अब आजकल किस पे, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा होता है। उस पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो आप भर्ती कर सकते हो। तो टेलीकास्टिंग आजकल इंटरनेट का जरिए जमाना है, तो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा ऐड होते हैं। हमको भी अगर कुछ बंदे चाहिए होते तो हम इंस्टा वगैरह पे ऐड करा देते हैं और उसके थ्रू जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। ओके, अब इसके भी अपने अपने एक्सटर्नल सोर्सेज के भी अपने अपने क्या है, प्रोज हैं और अपने अपने क्या है, कॉन्स हैं। यानी कि इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस है, मेरिट्स है और डीमेरिट्स है। मेरिट्स क्या है, क्वालिफाइड पर्सन मिल जाता है आपको, नया बंदा मिलता है, वाइडर चॉइस होती है, बहुत बड़ा आपके पास बेस होता है, एप्लीकेशन बहुत सारी आती है, उसमें से आप बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। फ्रेश टैलेंट मिलता है आपको, जिसके पास न्यू स्किल होती है, न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है और कम्पिटिटिव स्पिरिट भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना, हर कोई उस जॉब को पाना चाहता है, तो एक कंपटीशन वाली स्पिरिट भी मिलती है इसके अंदर। डीमेरिट ये होती है डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो पहले से स्टाफ है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है कि यार हमारा ही प्रमोट कर देते, हमको ही ट्रांसफर कर देते, हमारी सैलरी बढ़ा देते, नया रखने की कहाँ जरूरत थी। ठीक है, लेंदी प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है ना। इंटरनल बहुत ईजी प्रोसेस है, एक्सटर्नल लंबा प्रोसेस है, लंदा नहीं लंबा। ठीक है, लेंदी प्रोसेस है। ओके, कॉस्टली प्रोसेस है, पैसा लगता है, भैया एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कराना पड़ेगा, एजेंसी के थ्रू कर रहे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, कमीशन भी देना पड़ेगा। ओके, अनसर्टेन रेस्पॉन्स कैसे आएगा, वो अनसर्टेन है, अनिश्चित हो सकता है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ जाए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन हमारे पास में आ जाए और उसमें से कुछ को हम सेलेक्ट कर ले। हो सकता है एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी आ जाए लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पाए, तो इस तरीके का भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर, सोर्सेज के अंदर, या इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर। आप ये खुद पढ़ सकते हैं। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।